नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस लगातार उत्साहित है। 5 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव आसानी से फतह कर सकते हैं। लगातार कांग्रेसी ऐसे बयान दे रहे हैं मानो कि उनकी सरकार बन चुकी है। अगर 2019 के आंकड़ों को खंगालते हैं तो 19 सीटें ऐसी थी, 2019 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को 10% से भी कम वोट मिला। 27 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अगर पिछले परिणाम को देखते हैं तो कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नजर नहीं आते। अनेक सीटों पर तो अगर हांसी की सीट का देखा जाए, बरवाला की सीट का देखा जाए तो 5% से भी कम वोट मिला कांग्रेस उम्मीदवारों को। ऐसे में कांग्रेस इन 27 सीटों पर कैसे पार पाएगी? कांग्रेस इन 27 सीटों को कैसे जीत पाएगी? यही यक्ष प्रश्न है। इसी प्रश्न का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ हैं सैफोलॉजिस्ट जोगेंद्र कथुरिया जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के लिए इन 27 सीटों पर क्या होने वाला है। कथुरिया जी, लोकसभा चुनाव के बाद ना कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में लगभग कांग्रेस की सरकार बनना तय है। अगर हम 2019 के आंकड़े को देखते हैं तो स्थिति यह थी कि 19 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस कैंडिडेटों को 10% से भी कम वोट मिला और 27 सीटें वो थी जहां कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखो, कांग्रेस पिछले 5 साल से मेहनत कर रही है ग्राउंड पर, और मैं सीट वाइज आपको आकलन करके बताता हूँ। सबसे पहले हम हांसी सीट लेते हैं जहां कांग्रेस को सबसे कम 2.72% वोट मिला था। हांसी में सुभाष गोयल और राहुल मक्कड़ 2 ऐसे चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस किसी पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि शहर में पंजाबी वोटों की तादाद अच्छी है। जो पुराना फार्मूला लोकदल अपनाती थी कि जाट कम्युनिटी का वोट तो हमारे साथ है ही, नॉन जाट कम्युनिटी जो वहां पर डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसका चेहरा चुनाव मैदान में लाया जाए, तो वो नॉन जाट कम्युनिटी का वोट डिवाइड करे, जाट कम्युनिटी प्लस होकर कैंडिडेट। पिछली बार हांसी की आप बात करो, पिछली बार हांसी में ओम प्रकाश बघाना कैंडिडेट थे इनके, उनको टोटल 3468 वोट मिले, जाट कम्युनिटी से थे, जबकि जाट कम्युनिटी बाहरी क्षेत्रों में हांसी में खासा प्रभाव रखती है। उसके बावजूद अब केवल 3468 वोटों से जीत तक ले जाना, वो कहां तक संभव हो पाएगा? देखिए पंडित जी, चुनाव में हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। क्या था, पिछली बार जेजेपी पार्टी नया उदय हुआ था जी। एक रूमर बन गया था जेजेपी पार्टी का और दुष्यंत चौटाला। आज वो जो बैलून बन के फट गया है, वो लोकसभा चुनाव में फट गया है, और जो जेजेपी पार्टी को वोट बैंक मिला था उसका अधिकतर हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। नॉमिनल सा हिस्सा आईएनआरडी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। तो यही मेन कारण है। यहाँ पर मुकाबले में होगी इस बार कांग्रेस हांसी सीट में। अगर हम अगली सीट उचाना, तो उचाना में कांग्रेस ने एक बहुत बड़े चेहरे जो कि पिछली बार के सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उन्हें बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर, तो उनका विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। वो अपने बलबूते पर भी साथ में पार्टी का वोट बैंक जुड़ेगा। तो और जो वहां के लोगों की नाराजगी थी वो बीजेपी पार्टी से ज्यादा थी बजाय कि वीरेंद्र सिंह परिवार। उचाना से पिछली बार बलराम कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इनको मिले थे टोटल 4972 वोट और केवल 3.14% बनता है। तो इसके साथ एक नांगल चौधरी राजाराम कैंडिडेट थे, 4371 वोट मिले थे, महज 4.22%। अगर हम नांगल चौधरी की बात करते हैं, नांगल चौधरी में अभी भी मैं इतना मजबूत नहीं मानता हूं कांग्रेस को, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में वहां राव दान सिंह चेहरे थे तो भी वो हार गए, क्योंकि नांगल चौधरी एक ऐसी सीट है जिस पर राव इंद्रजीत का प्रभाव है। अब राव इंद्रजीत का रुख क्या रहता है, हालांकि जो संभावनाएं बन रही हैं, राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं भाजपा से। वो लगातार कई बार सांसद बने, फिर भी उन्हें राज्य मंत्री तक सीमित रखा गया।
पहली बार के सांसद मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, इस चीज से खासी नाराजगी राव इंद्रजीत में देखी जा रही है। उनके बयानों से यही समझ में आ रहा है, जो हमारी राजनीतिक समझ कहती है, राव इंद्रजीत कोई बड़ा खेला भी कर सकते हैं। अगली सीट हमारे पास है बादशाहपुर। राव करमवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, केवल 10,610 वोट मिले, 4.67%। तो यहाँ क्या स्थिति देखते हैं? पंडित जी, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा विधानसभा सीट सीट है। जी। 4 लाख लगभग 25,000 के करीब वोट हैं यहाँ पर जी। और इतनी बड़ी विधानसभा सीट में केवल 10,000 वोटों तक सिमट जाना, यहाँ पर देखो पिछली बार जो विधायक बने थे राकेश दौलताबाद, वो प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, स्वर्गवास हुआ अभी लोकसभा चुनाव वाले दिन ही उनका। तो अब क्या समीकरण वहां निकल के आते हैं, देखिए वहां पर भाजपा से पहले जो प्रत्याशी हैं उनकी लंबी फहरिस्त है जी। मुझे नहीं लगता कि भाजपा राव नरबीर तक पहुंचेगी, उससे पहले ही कई चेहरे हैं। तो राव नरबीर जो कि समधी हैं रावदान सिंह के, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में आकर कहीं कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव बड़ी हो सकता है। देखो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है। अगली सीट है नारनौंद। नारनौंद से बलजीत सिहाग चुनाव लड़े थे, उनको महज 8,245 वोट मिले थे, 5.38%। देखिए हरियाणा की राजनीति बहुत खतरनाक राजनीति है, पूरे देश में ऐसी राजनीति कहीं नहीं होती। यहाँ पर पहले 2 चुनाव किस किस के बीच में है। यहाँ पिछली बार नारनौंद के लोग समझ चुके थे कि कैप्टन अभिमन्यु वर्सेस ये राम कुमार गौतम के बीच का चुनाव है, परंतु अब जो जेजेपी पार्टी के खत्म होने से अभी तक राम कुमार गौतम का भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का ऐसा इरादा सा लग नहीं रहा। यदि कांग्रेस पार्टी से जस्सी पेटवाड़ आते हैं या फिर राम भगत शर्मा जी भी आते हैं, 1-2 प्रत्याशी और भी हैं, कांग्रेस के पास अब अच्छी लंबी फहरिस्त है नारनौंद में। अगली सीट है रानिया। रानिया से विनीत कंबोज चुनाव लड़े थे, 8,979 वोट उनको मिले थे, टोटल 6.34%। देखिए विनीत कंबोज की जगह जो जगदीश नेहरा के सुपुत्र हैं संदीप नेहरा, उन पर दांव खेला जा सकता है कांग्रेस के द्वारा, और वो कुमारी शैलजा के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी वर्तमान में संपन्न हुआ है बहुत एक्टिव भी दिखाई दिया। रानिया का तो भाजपा का भी क्लैश है कि रानिया से गोविंद कांडा चुनाव लड़ेंगे या रणजीत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, तो वहां क्योंकि रणजीत चौटाला हिसार से हारने के बाद रानिया में सक्रिय हैं, इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के। यदि गोविंद कांडा को टिकट नहीं दी तो वो पहले भी अपनी टिकट से चुनाव लड़ते रहे हैं, मे भी वो अपनी टिकट से फिर ताल ठोक दें, कुछ भी हो सकता है, अभी संभावनाओं से इनकार। अगली सीट जहां भाजपा की किरकिरी हुई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, वो है दादरी। मेजर नरपेंद्र सिंह सांगवान चुनाव लड़े थे, महज 8,022 वोट मिले थे, 6.25%। तो दादरी से तो भी जो निर्दलीय विधायक थे सोमवीर सांगवान, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई है, वो वर्तमान के विधायक भी हैं। किसान आंदोलन के समय उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, तो वहाँ कांग्रेस ने अच्छा खासा गेन किया है, और दादरी विधानसभा से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी जीत कर निकली है, इसका भी बहुत बड़ा असर रहेगा। अगर हम अगली सीट पे चर्चा करें, अगली सीट है जींद। अंशुल सिंगला यहाँ से चुनाव लड़े थे जींद से। देखो जींद में भी कांग्रेस के पास लंबी फहरिस्त है प्रत्याशियों की, और हुड्डा गुट से जो भी टिकट मांग रहे हैं, रघुवीर भारद्वाज जी यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला गुट से टिकट मांग रहे हैं, हुड्डा गुट से भी महावीर गुप्ता जो मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र हैं, पिछली बार जेजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में थे, अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छा मुकाबला भी देंगे। उधर से एक बलजीत रेड्डू जी जो समाज सेवी के तौर पर अपनी छवि बनाए हुए हैं, और उन्होंने शायद लक्ष्य दूध आता है, लक्ष्य डेयरी है, वो भी उनके अच्छे धनाडे हैं, तो वो भी एक्टिव हैं चुनाव में, और प्रमोद सहवाग, काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। अंशुल सिंगला ने तो केवल नहीं, अंशुल सिंगला के पिता भी तो मंत्री रहे थे। अगर
मांगेराम के पुत्र के बारे में बात करें तो अंशुल सिंगला भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। ब्रजमोहन सिंगला उनके पिता मंत्री रहे थे बंसीलाल की सरकार में। तो जींद का जो पिछला चुनाव था वो दो, मैंने आपको पहले ही बोला, हरियाणा में जो जनता नब्ज समझ लेती है कि चुनाव किन दो प्रत्याशियों के बीच में। पिछली बार का चुनाव महावीर गुप्ता और कृष्ण मिड्डा जी के बीच में था, तो यही कारण था कि जो अंशुल सिंगला पिछड़ गए थे। इससे अगली सीट है यमुनानगर की। निर्मल चौहान पूर्व पार्षद थी, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। महज 9,784 वोट मिले थे उनको। तो इस बार कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? यहाँ पर कृष्णा पंडित जी के सुपुत्र राजन शर्मा जी पर दांव खेला जा सकता है। यमुनानगर में अच्छा खासा गेन किया है, परंतु यहाँ मुकाबला तिकोनिया भी बन सकता है। पूरे हरियाणा में दो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आईएनएलडी मजबूत दिखाई देती है, एक एलनाबाद और एक यमुनानगर। यहाँ मुकाबला तिकोना बन सकता है। हालांकि मुझे आज, जब तक कि भाजपा का उम्मीदवार तय नहीं होगा, भाजपा किस पर दांव खेलती है, वहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा के प्रति एंटी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा है। लोग खुश नहीं हैं। शायद जो पिछली बार के मेयर रहे हैं चौहान ही हैं, क्या नाम ध्यान नहीं है, महिपाल चौहान इस टाइप से कुछ नाम है, उन पर भी भाजपा दांव खेल सकती है, या किसी पंजाबी चेहरे पर, नए पंजाबी चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। वो जब भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो जाएंगे तभी मुकाबला। अगली सीट पे हम चर्चा करेंगे पानीपत रूरल की जो सीट है, पानीपत ग्रामीण की। ओम प्रकाश जैन मंत्री रहे हैं, वो के दावेदार थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। 10,670 वोट मिले महज उनको, तो 6.49% उनका गेन था। तो ऐसे हालात में कैसे पानीपत को फतेह करना तो मुश्किल नजर आ रहा है कांग्रेस। पानीपत रूरल में अच्छा मुकाबला बनेगा। पानीपत रूरल से मुझे लगता है जेजेपी पार्टी देवेंद्र कादियानी को चुनाव मैदान में उतारेगी। इधर से कांग्रेस पार्टी सचिन कुंडू को, और शायद भाजपा से महिपाल ढांडा ही हों, और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल हो तो कांग्रेस विजय जैन, जो कि ओम प्रकाश जैन के ही सुपुत्र हैं, उन पर भी दांव खेल सकती है। बाकी ज़्यादा ये संभावनाएं हैं वो सचिन कुंडू के चुनाव मैदान में आने, क्योंकि उन्हें एक दिव्यांशु बुद्धराजा का भी करीबी माना जाता है। वो सारथी के तौर पर लोकसभा चुनाव में दिव्यांशु बुद्धराजा के साथ रहे, और दीपेंद्र हुड्डा के भी बहुत करीबी हैं, तो इसलिए मुझे अगली सीट हम सोहना की बात कर लेते हैं। शमसुद्दीन पिछली बार कैंडिडेट थे कांग्रेस के, सोहना में उनको 8,500 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस, जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, जितेंद्र भारद्वाज जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ऊपर केंद्रीय हाईकमान में भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, और अच्छे धनाडे हैं, उनकी एयरलाइंस भी है। तो मुझे लगता है जितेंद्र भारद्वाज पर दांव खेला जाएगा, और मजबूत चेहरे हैं। अगली सीट है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से वेणु सिंगला चुनाव लड़ी थी पिछली बार, महज 8,500 वोट उनको मिले थे। देखिए, पिछली बार चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह ने पार्टी को अलविदा कहा था कांग्रेस को, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव, अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है निर्मल सिंह अंबाला शहर से और चित्रा सरवाला अंबाला कैंट से पिछली बार भी अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे, और कांग्रेस के वोट साथ में ऐड कर दिए जाएं और एंटी इनकमेंसी भाजपा की देखी जाए तो यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली सीट पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगली सीट भूपेंद्र गंगवा लड़े थे बरवाला से, हिसार लोकसभा के बरवाला से इस बार हुड्डा गुट से भी राजेंद्र सूरा और रामनिवास घोड़ेला, यदि नॉन जाट प्रत्याशी और प्रजापत प्रत्याशी, देखो मुझे अपना अनुभव कहता है कि हिसार में प्रजापत समाज के और साथ में सिरसा में भी प्रजापत समाज के बहुत अच्छे खासे मत हैं, तो वहाँ पर बरवाला सीट ही एक ऐसी सीट बनती है। देखिए, आदमपुर में मुझे नहीं लगता कि वहाँ प्रजापत समाज के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मुझे नलवा में भी कम संभावना पड़ती, तो मुझे बरवाला में संभावना प्रतीत होती है। रामनिवास घोड़ेला जो कि पहले विधायक बन रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा गुट के करीबी माने जाते हैं, यदि जाट और प्रजापत समाज का अच्छा कॉम्बिनेशन, तो यहाँ अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। अगली सीट है सिरसा।
सिरसा में होशियारीलाल शर्मा चुनाव लड़े थे, 10,111 वोट मिले थे महज। उनके सुपुत्र राजकुमार शर्मा भी हैं, वीरभान मेहता भी हैं, जी। एक अमीर चंद अमीर चावला भी हाँ, हैं, बड़ी नवीन फहरिस्त है। केडिया भी हैं। हाँ। बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ टिकट मांगने वालों की। तो मुझे लगता है कि वीरभान मेहता को कुमारी शैलजा का बहुत, क्योंकि अब जो सिरसा लोकसभा है वहाँ की ज़्यादातर जो सीटें हैं वो कुमारी शैलजा ही तय करेंगी। जी। उन्हीं के प्रत्याशी आने की ज़्यादा संभावना लग रही है। तो मुझे लगता है कि वीरभान मेहता पर ज़्यादा दांव खेलने की संभावना। अगली सीट पर हम चर्चा करते हैं अटेली की। अटेली में जो चुनाव लड़े थे राव अर्जुन सिंह, महज 9,238 वोट मिले थे। अब इनके भाई भी वहाँ से टिकट चाहवान हैं जी। और एक जो वहाँ के टिकट चाहवान हैं राव नरेंद्र जी ने भूपेंद्र हुड्डा का बहुत करीबी माना जाता है और कोसली में उन्होंने अच्छा काम भी करके उनकी दिखाया सरकार में है। मंत्री भी रहे हैं, पहले भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राव नरेंद्र जो कि खुले मंच पर घोषणा भी कर चुके हैं कि मैं यहाँ अटेली से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पर यहाँ पर राव इंद्रजीत फैक्टर बहुत काम करेगा। राव इंद्रजीत किसे जिताना चाहते हैं और किसे हराना चाहते हैं, तो वो किसी भी कैंडिडेट को हराने में सक्षम है। यदि उनके अगेंस्ट ये होता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल संभावनाएं बनेंगी। अगली सीट है उकलाना की, सार लोकसभा के तहत आती है उकलाना की सीट। बाला देवी चुनाव लड़ी थी, उन्हें महज 11,000 वोट मिले थे। अब इस सीट पर कुमारी शैलजा की खुद की भी नज़र है, नहीं तो उनका गांव प्रभुवाला उकलाना में ही आता है, नहीं तो नरेश सेलवाल जी जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। वैसे वहाँ पर कुमारी शैलजा के और भी कई करीबी नज़दीकी हैं जो चुनाव लड़ने के चाहवान हैं। पर देखिए कि कुमारी शैलजा खुद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरती हैं या अपने किसी समर्थक को चुनाव में। पर उकलाना सीट में इस बार कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव में बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छे वोट गेन किए हैं। तो मुझे लगता है उकलाना सीट इस बार कांग्रेस की। अगली सीट चर्चा कर लेते हैं, सिरसा लोकसभा के तहत आती है नरवाना सीट। तो नरवाना में पिछली बार विद्या रानी चुनाव लड़ी थी, 14,000 वोट मिले थे उनको। तो इस बार यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की जुगलबंदी भी नजर आ सकती है, क्योंकि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो कुमारी शैलजा के सिरसा लोकसभा में आता है और जो विधानसभा, ये पुरानी विधानसभा रणदीप सुरजेवाला और शमशेर सुरजेवाला जी की रही है। तो यहाँ पर इन्हीं का कोई करीबी चुनाव मैदान में आएगा। मुझे ज़्यादा जो संभावना लग रही है रणदीप सुरजेवाला अपने किसी करीबी आमनदीप बेलर खां या फिर सतवीर एक दबलैन, ये भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। अगली सीट है टोहाना, देवेंद्र बबली का लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। पिछली बार परमवीर पूर्व मंत्री थे, वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कहीं मुकाबले में ही नहीं थे। 16,717 वोट उनको मिले थे। देखिए पिछली बार का जो चुनाव था वो देवेंद्र बबली वर्सेस सुभाष बराला था। सुभाष बराला पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट थे, पर भाजपा से इस बार राज्यसभा में जा चुके हैं सुभाष बराला। और अभी मुझे जो लग रहा है कि देवेंद्र बबली का चुनाव लड़ना लगभग तय है कांग्रेस की टिकट पर। यदि देवेंद्र बबली नहीं आते कांग्रेस में तो शायद निशान सिंह भी कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं, तो निशान सिंह भी वहाँ विधायक रहे हैं। फिर भी देवेंद्र बबली जो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और अभी उन्होंने अचानक से एक दिन पहले तक संभावना भाजपा में जाने की थी, अचानक से उन्होंने कांग्रेस में आए, तो कोई ना कोई विश्वास जरूर मिला होगा। मुझे देवेंद्र बबली के चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा लगती है। अगली सीट है जुलाना की। जुलाना में भी धर्मवीर ढुल चुनाव लड़े थे, धर्मेंद्र ढुल 12,440 वोट मिले थे उनको। देखिए जुलाना जो रोहतक और सोनीपत के बीच साथ लगता बिल्कुल, और सोनीपत लोकसभा में तो आता है। अभी जो जुलाना विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे सतपाल ब्रह्मचारी, अच्छी खासी लीड मिली है। हाँ, जींद जो जिला है उसमें एक विधानसभा पर ब्राह्मण प्रत्याशी को ढूंढ रही है कांग्रेस। यदि उन्हें कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला
जाट कम्युनिटी से। वैसे परमेंद्र ढुल जो पहले हाँ, इनेलो से विधायक भी रहे हैं, जी पिछली बार भाजपा के टिकट पर लड़े थे, अब कांग्रेस में हाँ। शामिल हो चुके हैं, वो टिकट लेना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस ने एक चीज क्लियर कट कर दी है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस वार्ता में भी ये बात शेयर की है कि हम सर्वे करवा रहे हैं, जो भी सर्वे में नाम आएंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा। देखो, उसमें सोशल इंजीनियरिंग में भी प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन देखे जाते हैं। जी। मुझे लगता है जाट समाज को कांग्रेस ये मान चुकी है, ये हमारे साथ है। तो वहाँ कांग्रेस के पास रोहित दलाल है, अनिल दलाल हैं, जी जगवीर ढिगाना है, परमेंद्र ढुल, धर्मेंद्र ढुल, बहुत लंबी फहरिस्त है प्रत्याशियों की। फिर भी मुझे लगता है इस तरह का कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अगली सीट पे हम चर्चा करेंगे। अगली सीट है फतेहाबाद। फतेहाबाद में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी। पिछली बार संसदीय मंत्री रहे, हुड्डा की सरकार में चुनाव लड़े थे, मिला खेड़ा, लेकिन वो कहीं मुकाबले में नजर नहीं आए पूरे इलेक्शन में। देखिए, अब जो पिछली बार का चुनाव था वो दूडाराम और डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जेजेपी की टिकट पर थे। अब वो कांग्रेस की टिकट पर जहां तक मुझे संभावना कांग्रेस में नहीं, शामिल हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी सी अड़चन या वीटो पावर इस्तेमाल करेंगी कुमारी शैलजा, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं। जी। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जी को भूपेंद्र हुड्डा जी के समर्थक में वो शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में। यहाँ बलवान दौलतपुरिया जिन्हें टिकट दिलवाना चाहेंगी कुमारी शैलजा, देखिए यह क्या होता है। अगर डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच यहाँ पर प्रत्याशी होते हैं तो बहुत मजबूत टक्कर देने वाले हैं वो। तो आपको क्या लगता है, जो कि इतनी सीटें हैं, 27 सीटें हैं, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, हम लोग 19 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं कि 19 सीटें तो वो थी जहां 10% से भी कम वोट मिला कांग्रेस को। तो ये 5 सालों में इतना अंतर हो सकता है कि कांग्रेस उसमें से कोई सीट निकाल पाए? देखिए, अब पिछली बार 10 लोकसभा सीटों में से जी एक ही सीट पर तो थोड़े मार्जिन से आ रहे थे, बाकी तो कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जिसमें 2 लाख से कम मार्जिन से कांग्रेस आ रही थी। अब 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है। देखिए, समय के साथ लोगों का मूड भी बदलता रहता है। आज एक हरियाणा के अंदर जो जिस तरह से पूरे देश में लोग कहते थे आएगा तो मोदी ही, जी ठीक है, सरकार तो भाजपा की बनेगी। अब जो हरियाणा में रूमर है वो पब्लिक का मूड ये आएगी तो कांग्रेस ही, क्योंकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने मत प्रतिशत में भी भाजपा को पछाड़ दिया और 47.6% वोट जो कांग्रेस को मिला, लगभग 45% के करीब भाजपा को मिला। और इसमें कुछ मत प्रतिशत जो भाजपा को मिला वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम का था कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। अब नायाब सिंह सैनी का जैसे ही चेहरा डिक्लेयर किया भाजपा ने, इसका नुकसान भी होगा। कांग्रेस किसी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जो नॉन जाट और खासकर एससी कम्युनिटी का वोट कुमारी शैलजा के नाम पे कांग्रेस को इजीली मिल जाएगा। और जाट कम्युनिटी पहले ही एंटी भाजपा दिखाई दे रही है और वो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जाट, एससी प्लस जिस भी कम्युनिटी का कैंडिडेट होगा उस कम्युनिटी के कैंडिडेट से वो वोट गेन करेंगे। मुझे लगता है जो ये कांग्रेस जिस फार्मूले पर खेल रही है वो बहुत हिट फार्मूला है। अगर जो हरियाणा में संभावनाएं बन रही हैं, 1-2 भाजपा के बहुत बड़े चेहरे कांग्रेस में आने को तैयार हैं, उनकी लगातार बातचीत चल रही है। अगर किसी प्रकार का खेल हो गया तो फिर भाजपा बहुत मुश्किलात में होगी और कांग्रेस जो सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जो संभावना दिखाई दे रही है आज हरियाणा के हालात को देखकर कि कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद। इसमें कतई दो राय नहीं कि 2019 में कांग्रेस के लिए 27 सीटें नासूर बन गई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने अनेक पार्टियों के अनेक नेताओं को अपने पाले में मिलाया है। यही कारण है कि कांग्रेसी उत्साहित भी हैं। उन्हें लग रहा है कि अनेक सीटों पर हमारे पास तुरुप के इक्के आ गए हैं। इन 27 सीटों में से कांग्रेस के पास आज 11 सीटों पर ऐसे तुरुप के इक्के हैं, अगर पार्टी उन पर लड़ती है तो कांटे का मुकाबला हो सकता है। हाँ, यह तो देखना होगा
कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं। अगर टिकट देती है तो ये कैसा मुकाबला करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।